फैन ऑन किया है, क्या ये फैन की जो आवाज है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ठीक है। और होप कुछ दिनों में मतलब जैसे 11-12 की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अभी ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हो सकता है तुम्हारी भी कुछ टाइम में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तो तुम्हें फिर सेंटर पे आना पड़ेगा क्लासेस के लिए। अगेन तुम्हें फोर्स नहीं किया जाएगा कि सेंटर आना ही है, कुछ 1 से 1.5 महीने तक ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेंगे। हाँ, बट हम अपने एंड से एडवाइस करेंगे तुम्हें आफ्टर मे बी 2 वीक और 3 वीक जब तुम्हें आना चाहिए। We are not going to force you, but we are going to advise. So it's up to you as per government policy. हम कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकता है अभी कि आना ही। तो हमारा भी वही है, मतलब इन जनरल है, किसी को लगता है नहीं कोविड में थोड़ा ज्यादा रिस्क है, हम वहां पे सेफ नहीं है, तो ठीक है घर से भी अटेंड कर सकते हैं। If we have three gases in a system, A plus B plus C, partial pressure of A can be written as moles of A RT upon volume. Partial pressure of B, moles of B RT upon volume. So basically we can write P equal to an RT on individual gas. PA is the partial pressure of A, it is the pressure exerted by the molecules of A only from this mixture. इस मिक्सचर में जिस रूम में हम बैठे हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैस। नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल इस वॉल को जाकर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर। इन द सेम मैनर molecules pressure exerted by the molecules of oxygen, partial pressure of oxygen and then partial pressure of CO2। और हम तीनों पे इंडिविजुअली P equal to nRT लगा सकते हैं। The only difference is their moles and the pressure। वॉल्यूम पूरे वेसल का सबके लिए सेम, टेम्परेचर वेसल का सबके लिए सेम, तो हम ऐसे इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं P equal to nRT। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. अब total pressure will be the addition of partial pressure, Dalton's law का next point। The sum of partial pressure of each gas will be the total pressure। सभी को इंडिविजुअल प्रेशर ऐड करेंगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन तीनों को ऐड करेंगे, Na plus Nb plus Nc RT upon D। If you divide Pa upon P total, तुम Pa upon P total करोगे, RT upon B, RT upon B cancel, moles of A upon total moles, तो mole fraction of A आ जाएगा। Finally, partial pressure of A, mole fraction of A into total pressure आ जाएगा। Here, this is the final relation for Dalton's law। क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बताया है मैंने जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस किया। Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शायद क्या मेरी आवाज अभी आ रही है? Yes, sir. ठीक है, यदि कहीं भी प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे बोल देना ना।
चलो वेपर प्रेशर, पहले तो मुझे वेपर प्रेशर डिफाइन करने के पहले कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू थिंग्स, वेपर्स एंड गैस, क्या डिफरेंस है इनमें? ऑल वेपर्स आर गैसेस बट ऑल गैसेस आर नॉट वेपर्स। कभी सुना है तुमने ऐसा बोलते हो ऑक्सीजन वेपर? जनरली नहीं बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस बोला जाता है। Lokesh, Archit, can you hear me? Am I audible or not to anybody? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा भले आंसर नहीं आता हो, हमें अनम्यूट करके बोलना है यस सर, इतना कम्युनिकेशन रखना है बस। आगे क्या होगा वेपर्स और गैस में, क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? आर्य जोशी, Yes, sir. क्या डिफरेंस होगा? कुछ आइडिया? वेपर्स वो होते हैं कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल जो गैसेस फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमारे रूम में यदि H2 वेपराइज हो गया है, we call it H2O vapors. We don't call it H2O gas because the temperature of the room is less than 100 degree Celsius. वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस से तुम ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर, अब H2O जो वेपराइज होगा उसे कहा जाएगा H2O gas। या तो वेपर्स मतलब जिन्हें कंप्रेस करके कंडेंस किया जा सकता है, वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं गैसेस पे। इफ वी टेक वन बॉटल, ये सैनिटाइजर की बोतल है, इस सैनिटाइजर में कुछ वाटर प्लस अल्कोहल है, उसके कुछ वेपर्स यहाँ पे, जैसे ही हमने वो कैप ओपन किया, फील सम स्मेल, यहाँ कुछ तो सैनिटाइजर का स्मेल आया है, इसलिए कि जो वेपर्स है वो वहां से बाहर आए और हमारे नोज तक गए, हमारे बॉडी में गए, इससे हम उसे फील कर पा रहे हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। बिलो रूम टेम्परेचर दिस लिक्विड कैन हैव वेपर, कैन हैव इट्स मॉलिक्यूल इन द गैसेस फेज, तो उसे वेपर्स कहेंगे जहां पे बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इफ द टेम्परेचर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड देन वी कॉल इट गैस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में जाएं 78-80 केल्विन होता है, बहुत कम होता है, नेगेटिव में होता है। तो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर इज मोर देन देयर बॉइलिंग पॉइंट, हेंस वी कॉल देम गैस नॉट वेपर्स। हां, ये हम उनके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जाएंगे तो उन्हें भी हम फिर वेपर्स बोल सकते हैं। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें अब डिफरेंस क्लियर है। इन्हें कंप्रेस करके कंडेंस इजीली किया जा सकता है, इन्हें कंप्रेस करके कंडेंस इजीली नहीं किया जा सकता। ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये एबो बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आता हूं वेपर प्रेशर पर। सबसे पहले हमने लिक्विड लिया, यहाँ पे वैक्यूम था, या अब ये लिक्विड इट हैज टेंडेंसी टू वेपराइज, इसकी टेंडेंसी है कि वेपराइज हो। जब ये वेपराइज होगा इसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे, राइट? नाउ दिस वेपर मॉलिक्यूल्स again has tendency to collide with each other and condense back into the liquid phase. इनकी भी अपनी टेंडेंसी होगी कि एक दूसरे से कोलाइड हो and again they can convert into liquid phase. अब प्रोसेस टू वे हो गया, ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं।
can we say that equilibrium condition is the condition when the rate of vaporization equal to the rate of condensation? The rate of vaporization, rate of condensation equal हो गए, then we call it equilibrium condition. उस पे हम pressure को बोलेंगे vapor pressure. So vapor pressure, pressure exerted by the vapors of a liquid on its own surface or on the surface of container at equilibrium condition. मैं equilibrium condition को लिख देता हूँ. क्या है equilibrium condition का मतलब? A liquid हो गया. A liquid is in equilibrium with A gas. जब rate of vaporization और rate of condensation equal हो जाएगा उसे हम equilibrium condition. Forward is vaporization, backward is condensation.
कॉपी करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। Vapor pressure depends only on temperature. It is independent of anything like shape, size of the vessel and the amount of liquid taken. इसका मतलब ये हुआ मैंने इस कंटेनर में इतना लिक्विड लिया है या इतना लिक्विड लिया है, That doesn't matter. इसके ऊपर जो वेपर्स का प्रेशर रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। मैं इसका शेप चेंज भी कर देता हूँ। कुछ इसको मैंने लेट्स से इफ वी आर टेकिंग such kind of shape of the container, इसमें लिक्विड लेंगे, again the vapor pressure will remain same. It is independent of shape, size of the vessel and amount of liquid. Vapor pressure of water is also called aqueous tension. पानी के vapor pressure को aqueous tension भी कहा जाता है। Boiling point, it is a temperature at which vapor pressure is equal to surrounding pressure. Generally surrounding pressure क्या होगा? Atmospheric pressure. तो boiling point की scientific definition वो टेम्परेचर जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। यहाँ पे चाहो तो इतना और लिखना, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इतना और ऐड करो, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर पे अब जो ऊपर से प्रेशर लगेगा लिक्विड पे, जो नीचे से लिक्विड ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, वो इक्वल हो जाएगी, सारा का सारा लिक्विड गैस में चला जाएगा, बॉइल्ड अप हो जाएगा। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है बॉइलिंग पॉइंट की ये वाली डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. कौशल का कुछ तो डाउट था। Conversion of liquid to gas below boiling point is vapor. Gas is the state of matter of a substance at room temperature. क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, क्या पूछना चाह रहे थे? अनम्यूट करके पूछो एक बार। सर वो आपने पूछा था ना डेफिनेशन, तो उसका आंसर दिया था। अच्छा ओके।
देखो, एक पिस्टन है विच कैन मूव इन एंड आउट, हम उसे मूव कर सकते हैं टू चेंज द वॉल्यूम। H2O लिक्विड है यहाँ पर, और डेफिनेटली H2 वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। O2 प्लस H2O वेपर का टोटल प्रेशर है 200 mm ऑफ Hg, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब तुम्हें टोटल प्रेशर बताना है इफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड। हमने उस पिस्टन को ऊपर पुश करके ये जो गैसेस का वॉल्यूम है इसको डबल कर दिया। सेकंड केस, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज हाफ कंप्रेस कर दिया है। दोनों केस में तुम्हें सिस्टम का प्रेशर बताना है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, करो टाइम। अच्छा, तुम्हारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो होगा फिजिक्स का, और फ्राइडे को जो मेरा लेक्चर था उस टाइम फिर बायो का लेक्चर होगा। इज दैट ओके? यस सर। तो आज फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है, फिर उस दिन मैथ्स और बायो का। और बुकलेट्स कितने बच्चों ने कलेक्ट कर लिया है आइडियल केस का? कलेक्ट कर लो बचे हुए बच्चे भी। मैं एक काम करता हूँ, उसका स्कैन भेजा है क्या क्वेश्चंस का, या नहीं भेजा है अब तक ग्रुप पर? सर लास्ट टाइम एक वो पीडीएफ भेजी थी आपने जिसमें वो सारे मतलब जितना सिखाया था उतने 29 क्वेश्चंस दिए। अच्छा, वो तो होमवर्क दिया था अलग से, बट बुकलेट का नहीं सेंड किया ना अब तक? सर बुकलेट कहाँ से लेनी है? कुलकर्णी गार्डन से ना? सेंटर से, ओके सर। कुलकर्णी गार्डन सेंटर। अच्छा, वो भी तो डिस्कस करना है हमें, जो मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो 29 क्वेश्चन? बस कौशल एक ने, और किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है? सर 22 है सर, 7 भाग। चलो 22 तक कितने लोगों ने कराया है? अच्छा, आज केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं था इसलिए नहीं किया है क्या? ठीक है, चलो उसके लिए मैं फिर तुम्हें थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ। मतलब मैं सिर्फ अटेम्प्ट करने का बोल रहा हूँ, हुए नहीं हुए वो तो बात की बात है, डाउट तो मैं लूंगा ही।
आंसर आया किसी का? किसी ने भी आंसर रिपोर्ट नहीं किया है चैट बॉक्स में अब तक? Boyle's law is applicable, constant temperature, constant number of moles. Kaushal, answer is not correct. मतलब मैं सही गलत तो ठीक है, बट मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था काफी बच्चों से फटाफट। क्यों नहीं आया आंसर अब तक? मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है। क्योंकि तुम गलत भी करोगे, मैं जब सही बताऊंगा तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि अच्छा ऐसे कुछ करना है इसमें। अर्चित, आर्य, अंकुर, आंसर नहीं आया क्या? करेक्ट है, आर्य का सही है, यश, सावन का सही है आंसर। गुड। भाग्यश्री, हिंट, वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। H2O वेपर का प्रेशर दे रखा है 25, तो ये 25 कंप्रेस करने से या एक्सपेंड करने से चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये 175 जो है 200 में से वो चेंज होगा। क्या? इन वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, सो P1V1 इक्वल टू P2V2, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल है। पता है क्या होगा, जब हम इसका वॉल्यूम डबल करेंगे तो कुछ और वेपर्स बन जाएंगे, बट वेपर प्रेशर को सेम मेंटेन रखेंगे। मतलब ये 25 में तो कोई चेंज नहीं है, इस ऑक्सीजन के वेपर प्रेशर में चेंज आएगा। 175 इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम V, P2 कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम इज 2V, डबल कर दिया, तो डबल कर दिया, ये भी कैंसिल। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है 175/2 प्लस H2O का वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 175/2 प्लस 25 which is 112.5. Is that okay? क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. So the pressure of vapors remains constant. Expand या contact करने पे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेम V पे लगा दो, P1 V1 P2 V2, वॉल्यूम को हाफ किया, V/2 करो, ये प्रेशर 175 का 350 हो जाएगा। 350 प्लस 25, 375 आंसर होगा। तो बी पार्ट का आ जाएगा 375 आंसर। क्लियर? यस सर। चले हम आगे। Payload capacity of balloon, next subheading. Payload capacity of balloon, balloon कितना maximum weight lift कर सकता है under atmospheric condition, that is known as payload capacity. हमने दो टाइप के बैलून देखे हैं, हॉट एयर बैलून एंड गैस बैलून। क्लियर? दोनों ही ऑलमोस्ट आई थिंक सभी ने देखे होंगे, रियलिटी में नहीं देखे होंगे तो मूवीज में तो देखा ही होगा। गैस बैलून, वो गैस बैलून जनरली मतलब अभी तो मैंने नहीं देखा, ऑकर्स वाले नहीं आते थे, उसमें गैस का उनके पास सिलेंडर होता था, उसमें वो हाइड्रोजन हीलियम गैस फिल कर देते थे, और जिसे हम यदि छोड़ते तो वो हवा में चला जाता है, काफी ऊपर तक जाता है। देखा है गैस बैलून सभी ने कहीं ना कहीं? Yes, sir.
Yes, sir. अब वो गैस बैलून पे यदि हमने थोड़ा सा मतलब एक एकदम लाइट वेट स्टोन टाइट कर दिया तब वो लिफ्ट होगा। हम उस स्टोन का वेट धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा मिलेगा और वो बैलून ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, बैलेंस हो गया। उससे ज्यादा हैवी कर दिया वो नीचे आएगा, उससे लाइट कर दिया बैलून ऊपर जाएगा। वो जो लिमिटिंग केस है ना जिसमें बैलेंसिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड पेलोड कैपेसिटी। इट इज अ मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून सिस्टम। एक तो गया गैस बैलून, दूसरा होता है हॉट एयर बैलून। क्या कोई बैठा है कभी हॉट एयर बैलून में? क्या कोई भी बैठा है हॉट एयर बैलून में कभी? मूवीज में देखा है, मतलब मैं भी नहीं बैठा हूँ, देखा है रियली में, मूवीज में भी देखा है। मूवीज में देखा है द ममी, द ममी रिटर्न, आई थिंक उसमें याद है वो लास्ट वाला सीन, बैलून हॉट एयर बैलून से वो निकल जाते हैं जब पूरा टॉम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कितने बच्चों ने देखी है द ममी रिटर्न? No, sir. नहीं नहीं देखी? हैंड रेज करो कितने लोगों ने देखी द ममी रिटर्न? दो? इतनी पुरानी मूवी हो गई क्या वो? आई थिंक इतनी पुरानी तो नहीं हुई है, मतलब मुझे ध्यान है जब मैं यंग हुआ करता था, यंग मतलब कॉलेज में हुआ करता था तब आई थी। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखी थी वो, मतलब अराउंड 12-13 इयर्स बैक। चलो, वैसे आईआईटी वगैरह में काफी मतलब थोड़ा सा मैं जैसे लाइफ के शायद मैंने पहले बताया होगा, वहाँ पे होता ये कॉलेज में जब मिड सेम और एंड सेम एग्जाम होते हैं वो 4 दिन और उसके पहले 2 से 3 दिन, तो 5-6 दिन, 6 दिन मिड सेम में, 6 से 7 दिन एंड सेम में, ऐसे 15 दिन 20 दिन पढ़ना होता है। बाकी 4 महीने का सेमेस्टर होता है, बचे हुए 3.5 मंथ मैं नहीं बोलूंगी पढ़ना नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्वमेंट, किसी दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट। तो रात को जो हॉस्टल की लाइफ है वो स्टार्ट होती है अराउंड 9-10-11 बजे, तो डिनर टाइम होता है 8-8:30, उसके बाद सब मैक्सिमम बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो वहां से हॉस्टल की लाइफ स्टार्ट होती है, लैंड कनेक्शन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, मूवीज डाउनलोड से लेकर मतलब जो भी लैंड पर गेमिंग वगैरह से लेकर रात की 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, मतलब काफी बार यही चलता है। तो मूवीज वगैरह मतलब कॉलेज में स्पेशली मतलब ये सारी मूवीज मैंने शायद कॉलेज जाने के पहले हॉलीवुड मूवीज नहीं देखी थी कभी, मतलब उतना कल्चर भी नहीं था उस टाइम, बट कॉलेज जाने के बाद तो बहुत सारी देखी, मतलब जितनी भी नई मूवीज आती थी वो मैक्स 2 से 3 दिन उसका पायरेटेड वर्जन आ जाता था, वो वहां पर हम देखा कर मतलब देखते थे। एट द सेम टाइम इंडोर स्पोर्ट्स रहते हैं जो पूरे रात भर बच्चे मतलब कैरम से लेकर या टेबल टेनिस से लेकर बैडमिंटन से लेकर सब कुछ इंडोर हॉस्टल के अंदर है। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू प्ले लॉन टेनिस at 3 AM at 4 AM in the morning, तब भी तुम्हें सब लाइट मतलब जिस भी टाइम पे तुम्हें खेलना है लाइट से लेकर सारी फैसिलिटी होती थी, तुम जा सकते हो खेलने, मतलब वहां पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है टाइम। 24 आवर्स तुम्हारे हैं, तुम जब जो करना चाहो कर सकते हो। इवन इफ यू वांट टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, तुम कुछ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम अपने प्रोफेसर से परमिशन लो, उनसे फीस लो, उनसे बोलो हम रात को लेट नाइट तक प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, मतलब रात कुछ बच्चे ऐसे भी रात भर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता इधर उधर, पूरी रात प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, सुबह आके फिर सो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा एक अलग ही कल्चर होता है, 24 आवर्स ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ हमारा ही है, हमें जब जैसा टाइम यूटिलाइज करना हो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होते किसी चीज। तो काफी चीजें ओपन अप रहती हैं, मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी करना चाहो। इफ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च, इफ यू वांट टू गो फॉर गेमिंग, इफ यू वांट टू गो फॉर वाचिंग लॉट ऑफ मूवीज, तो जिसके लिए भी तुम जाना चाहते हो, इंडोर स्पोर्ट्स से लेकर आउटडोर स्पोर्ट्स से लेकर मूवीज से लेकर कुछ प्रोजेक्ट से लेकर, या तुम्हें ये पसंद है नहीं हमें तो कुछ काम नहीं करना है, हमें तो हॉस्टल में बस मस्ती करनी है इधर से, कभी इसके रूप में कभी उसके रूप में, तो बहुत सारी चीजें होती है। मतलब डेफिनेटली वो 4 साल तुम्हारे लिए किसी के लिए भी जब तुम कॉलेज जाओगे मतलब हमेशा लाइफ में याद रहते हैं, जो तुमने वहां पे किया होता है, जो सीखा होता है, मतलब हर चीज का एक्सट्रीम होता है आईआईटी में। एक्सट्रीम मींस यदि तुम पढ़ भी रहे हो तो एक्चुअली मैंने ऐसा भी किया है, मैंने भी और मेरे कुछ लोगों को देखा भी है, एग्जाम के पहले वाले दिन तक कुछ नहीं पढ़ा, पता ही नहीं सिलेबस क्या है, अब 24 घंटे के बाद एग्जाम है, उस 24 घंटे में से लिटरली बोल रहा हूँ 20 घंटे भी पढ़े, 4 घंटे में सोना खाना पीना सब मिला, तो 20 घंटे पूरे सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ दिया और अगले दिन एग्जाम जाके दिया।
तो ऐसा भी किया है। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें होती हैं जो लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाती है, स्ट्रगल करना कि कितनी एडवर्स सिचुएशन उसको कैसे फाइट करना। अच्छा कल एग्जाम है, फेल हो जाएंगे तो डिग्री रुक जाएगी, चलो आज देखते हैं क्या होगा। मतलब 24-24 घंटे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरी रात भर पढ़े, 8 बजे एग्जाम है, 8 से 9 या 8 से 10 1 या 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे एग्जाम देके आए, फिर 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सो। मतलब काफी कुछ चीजें होती है एक्सट्रीम लेवल पे, हम फाइट करना हमें सिखाती है लाइफ में कि हाँ चलो ऐसे सिचुएशन में तो ये भी किया था। ओके, हम पेलोड कैपेसिटी करते हैं। It is a maximum weight they can be lifted by a balloon system under atmospheric condition. चलो मुझे बताओ क्या लगता है किसी भी बैलून को या किसी भी सिस्टम को किसी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड हो या गैस हो, मेरे पास ये कैप है या प्लास्टिक का, इसको मैं एयर में छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, इसी को ही मैं यदि लेट से इस लिक्विड के अंदर छोड़ूंगा यहाँ पर, तो शायद ये लिक्विड में ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, या यहाँ पे छोड़ा जाएगा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, एयर में छोड़ूंगा नीचे जाएगा। So what should be the necessary condition to lift anything in the fluid, गैस या लिक्विड में किसी भी चीज को ऊपर जाने के लिए क्या कंडीशन कंपलसरी होनी चाहिए? क्या लगता है, कोई बता सकता है? Sir, its density must be less than that of the fluid. Density condition must be there. Density of balloon system as a whole, density of balloon system must be less than equal to आ गया मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, must be less than equal to density of atmospheric air। यदि एटमॉस्फेरिक एयर से इसकी डेंसिटी कम है, अपने आप लिफ्ट होगा। अब यदि हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी होता है pm by RT। हम बैलून की डेंसिटी दो तरीके से कम कर सकते हैं, प्रेशर तो जनरली जो एटमॉस्फेयर का होगा वही सिस्टम का रहेगा, मोलार मास को कम कर सकते हैं। यदि हम मोलार मास को कम करेंगे इसका मतलब ये होगा मोलार मास को कम करने पर डेंसिटी कम होगी, हम हाइड्रोजन हीलियम जिनका वेट कम है, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, उसे फिल कर देंगे तो अपने आप वो ऊपर लिफ्ट होगा। Second way to decrease the density, we can increase the temperature of hot air balloon। सेम गैस रहने दो जो एटमॉस्फेयर में, P सेम M सेम, टेंपरेचर बढ़ा दो, अपने आप वो ऊपर लिफ्ट होगा। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So हम या तो मास को कम करेंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, गैस बैलून, हॉट एयर बैलून। इसको मैं pm by RT नहीं लिखता हूं, अब डेंसिटी ऑफ बैलून सिस्टम को हम ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ बैलून अपॉन वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो मास बाय वॉल्यूम से वी कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ बैलून सिस्टम।
चलो देखो ऐसा कुछ हमारा बैलून सिस्टम है। ये पेलोड ले लिया कैपिटल एम, क्लियर। तो इस बैलून सिस्टम का जो भी वॉल्यूम होगा, हमें बोल सकते हैं जब ये यहाँ पे लिंक है एटमॉस्फेरिक एयर में, तो उस एटमॉस्फेरिक एयर का कुछ वॉल्यूम होगा। सेम वॉल्यूम जितना एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से डिस्प्लेस हुई है उतना ही वॉल्यूम इसका। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर को मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, किससे डिस्प्लेस हुई है, बैलून सिस्टम से। सो बैलून जब नहीं था तो एटमॉस्फेरिक एयर, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ बैलून, उतना ही वॉल्यूम बेसिकली होगा। तो डेंसिटी ऑफ एयर मास ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम, जितना इस बैलून सिस्टम ने डिस्प्लेस किया है उतना ही वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है। सो मास ऑफ बैलून सिस्टम इज लेस देन इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस। एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है हमारे पास। बैलून के मास भी मैं लिखता हूँ, इतना कॉपी करो पहले। mass of balloon system, mass of balloon material, payload mass of balloon gas। जनरली ये नहीं दिया होता है बैलून मटेरियल का मास, बहुत लाइट बनाते हैं इसको, हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, यदि नहीं दिया है। Can be ignored if not given। एक क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लो जल्दी से।
हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Ayush, Tanishka, Yes, sir. Omkar, Pawan, is that okay? Question connect? Mass of balloon is not given, you can ignore it in both the question.
देखो, mass of balloon system, payload mass plus mass of gas present in the balloon upon volume, mass by volume, density of balloon, density of air. ये कैलकुलेट करना है. इस मास को हमने यहां से लिखा है, मास और वेट को नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट इज पीवी बाय आरटी. क्या हमें उसके बैलून के अंदर जो गैस उसका प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 27 दिया है, वॉल्यूम 10,000, प्रेशर, वॉल्यूम, आर, टेम्परेचर, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई किया 2 का, तो ये आ गया वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द बैलून अपॉन 1000 as it is. Pm by RT of air, pressure of air, R constant, temperature of air. Now air contain both nitrogen and oxygen. इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दोनों का एवरेज मोलार मास ले लो. M1x1 plus M2x2, 0.2 into 32 plus 0.8 into 28. तो M एवरेज आ जाएगा एयर का, जो ऑलरेडी हमने आईटीसी में देखा है. बस वन इक्वेशन वन वेरिएबल पेलोड के लिए कैलकुलेशन करना है. सब कुछ वॉल्यूम एटीएम लीटर में चल रहा है, यहाँ पे भी एटीएम लीटर में चल रहा है. क्या इतना समझ में आया है या इसमें से कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे? श्रेया, तनिष्का, Understood. आगे कुछ बोलना है बोलो. सर वो मास ऑफ गैस है सर उसमें वॉल्यूम 1000 आएगा यार सर, 10,000 आएगा सर. सॉरी 10,000, हर जगह 10,000 है, मैंने गलती से 1000 लिख दिया है. 10,000. यस सर, यस. आई एम लिविंग कैलकुलेशन पार्ट फॉर यू. तो समझ लेना, मुझे इसका अब आंसर चाहिए. यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है. मैं कर दूं या वेट करूं उसके लिए 2 मिनट? देखो, जो हॉट एयर बैलून होता है ना, उसमें गैस मतलब वो ओपन होता है. क्लियर? हॉट एयर बैलून मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वही एयर होती है उसमें. जनरली हम उसको नीचे से हीट करते हैं. हीट करने मतलब दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. ये तुमने हॉट एयर बैलून कभी देखा होगा. क्लियर? सो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर ही होती है. सर यस. सर वो राइट साइड में कौन सा फॉर्मूला यूज के डेंसिटी ऑफ एयर में? क्या डेंसिटी इक्वल टू पीएम बाय आरटी डिराइव किया था क्या हमने कभी? किया या नहीं किया? नो सर. नो सर. मैं कर देता हूँ, बट मुझे ध्यान नहीं, किया है हमने डिराइव? नो सर. नो सर. अच्छा ठीक है, शायद मिस हो गया होगा. मैं भी कर देता हूँ इसको, डेंसिटी ऑफ एयर को, क्योंकि वो तो पता होना चाहिए. मैं कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ. काफी सिंपल सा डेरिवेशन है. पीवी इक्वल टू एनआरटी पता है हमें गैसेस के लिए. कैन वी राइट नंबर ऑफ मोल्स एज वेट बाय मोलर वेट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस. यस सर. यस सर. डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज वेट बाय वॉल्यूम. वेट अपॉन वॉल्यूम,
यहाँ पे वॉल्यूम को डिवाइड करो, मोलर मास को मल्टीप्लाई आरटी को डिवाइड कर दो। Is that okay? Yes, sir. तो यहाँ पे वेट इन ग्राम्स होता है नंबर ऑफ मोल्स में, तो ये सब कुछ एटीएम लीटर में ही चलेगा ना, ऐसा यूनिट में नहीं जाएंगे हम, इसमें हमेशा सब कुछ ऐसा ही एटीएम लीटर में। ये कल लिख लेना ना लेक्चर नोट्स में, मिस हो गया था शायद, छोटा सा डेरिवेशन है हालांकि। और यदि गैसेस मिक्सचर है तो यहाँ पे एम एवरेज ले लिया। अर्चित प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओ मैंने ये रब कर दिया। पेलोड सेम फॉर्मूला जो लास्ट टाइम लगाया था, पेलोड दे रखा है 100 केजी, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, सब कुछ ग्राम्स में लीटर में चल रहा है इसमें। मास ऑफ एयर को हमने लिखा है डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ एयर पीएम बाय आरटी, मोलर मास वही एयर का ले लिया हमने 80% 20% कंसीडर करके, तो इसको सॉल्व करने पे वैसे 28.8 आता है। पीएम बाय आरटी ये टेम्परेचर बैलून का हमें कैलकुलेट करना है, इनटू वॉल्यूम 500 मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट किया, एटीएम लीटर में चल रहा है। So density into volume will give the mass of air upon volume in liters. सब कुछ लीटर में। Should be less than density of air, pressure of air, molecular mass of air, यही वैल्यू है ना 28.8 RT, 27 डिग्री पे आउटसाइड। Is that okay? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जो 29 क्वेश्चन तुम्हें दिए थे वो अटेम्प्ट कर लेना नेक्स्ट लेक्चर तक, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें डाउट। ठीक है, मैंने हेडिंग ग्राम्स लॉ है, जो अगेन मुझे पूरा 1.5 लेक्चर लगेगा, बट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं फॉर्मूले बताने होंगे, तो जितना टाइम उसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा स्टार्ट। सो विल स्टार्ट ग्राम्स लॉ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। कोई डाउट यहां तक?
ठीक है, सेकंड लेक्चर फिजिक्स का होगा। सर बोलो। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, ये लिख रहे। हाँ लिख लो। सर सर हाँ बोलो क्वेश्चन। सर अगर हमने 0.021 को 1/12 ले लिया तो? हाँ, for calculation purpose you can take 0.081 as 1/12, उतना चलेगा। ओके सर। क्वेश्चन तुम्हारे बैकग्राउंड में कैसा नॉइस आता है, किस चीज का रहता है? ड्रिलिंग सर बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। कॉपी कर लिया था सभी ने?